हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने कल छोड़ा था, जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप पहली बार ये शाइन हो रहा है ना, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप जाके देखें कि मैंने यूट्यूब पे पहले ही से लीगल स्टडीज़ के बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं। लीगल के स्टडीज़ के साथ साथ मैं और सारे सब्जेक्ट के वीडियोस भी डालती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने ऑफर, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस तक कल ही पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशन से। तो कल हमने बात किया कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कंसिडरेशन के बारे में। तो कंसिडरेशन क्या होता है? अगर किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज हम किसी को देते हैं तो वो कहलाती है कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, ए और बी दो लोग हैं। ए ने बी को एक हाउस दिया और इस हाउस के बदले में बी ने ए को दिया कैश। तो यहाँ पे जो हाउस का कंसिडरेशन है वो कैश है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें एक कंसिडरेशन होनी चाहिए। कोई भी चीज ट्रांसफर करने के लिए, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किसी भी वैल्यू की, किसी भी प्रॉपर्टी की एक कंसिडरेशन हमें, मतलब दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है इस एक्ट में। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आउट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन, अगर हम अपनी इच्छा से, अपने किसी इमोशन के लिए अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें बिना किसी कंसिडरेशन के किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो वो भी वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए अपने बेटे बी को, ये जो सन है, अपने बेटे बी को अपना घर दे रहा है रजिस्टर करा के, और उसके बदले में बी से वो कुछ नहीं ले रहा है, तो ये भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि ए को बी से अफेक्शन है, ए को बी से प्यार है। तो ये एक केस था कंसिडरेशन का। उसके बाद हमारा आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक्स पढ़े होंगे, चैप्टर्स पढ़े होंगे, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी और बाकी सब, तो उसमें भी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैपेसिटी टू टेक पार्ट इन एनी लीगल एक्शन बताया गया था। इसमें क्या होती है मेन चीजें? पहला बात, 18 और अबव, एज 18 या अबव होनी चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड, मतलब जो वो पर्सन है वो अपने उसकी दिमागी हालत अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, कोई ड्रंक यार्ड नहीं होना चाहिए। और तीसरा है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे लोग जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए हैं कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो सकते, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होने चाहिए। कौन लोग? मतलब कोई भी हो सकता है, कोई इंसॉल्वेंट या कोई कन्विक्ट जिसे मनाही हो कि वो किसी भी लीगल एक्शन में पार्ट नहीं लेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है कि माइनर्स जिनकी एज 18 से कम हो वो भी कभी कभी, मतलब एक्सेप्शन केसेस में, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को बेनिफिट होना चाहिए। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है कि ए और बी हैं, जिसमें से बी माइनर है और ए अपना कोट बी को बेच रहा है 3000 के लिए। अब बी ने 3000 रुपीज ए को पे कर दिए हैं, लेकिन बाद में अगर ये बात आती है कि ये
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि बी माइनर है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बी ने अपने हिस्से का जो लायबिलिटी थी वो पे कर दिया है और अब बी को वो कोट लेना है जो उसके लिए बेनिफिट है, तो इसे अब हम इनवैलिड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद है हमारा कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? कंसेंट मतलब मंजूरी, मतलब अपनी इच्छा से अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं, तो वो होता है कंसेंट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज को का कंसेंट होना चाहिए। वो दोनों पार्टीज विलफुली उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनना चाहती हूँ। इसमें कुछ सिचुएशंस दिए हैं कि सेक्शन 13 कहता है कि कंसेंट शुड बी फ्री एंड नॉट कॉज्ड बाय एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। मतलब जो कंसेंट होगा वो फ्री होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। ये 13, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं जो समझा रही हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी सारे मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पहले से अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। सेकंड का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ए और बी दो हैं, बी के पास एक हाउस है जो ए को खरीदना है। तो ए क्या करते हैं, ए बी को गन पॉइंट पे, इफ इट इज नॉट विजिबल आई बी राइटिंग इट हियर, ओके। तो ए क्या करते हैं, ए बी को गन पॉइंट पे कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए और ये हाउस आप मेरे नाम कर दीजिए। बी उस टाइम पे वैसा कर लेते हैं। लेकिन अगर बाद में बी जाके कह दें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच साइन हुआ है वो मेरी कंसेंट के खिलाफ है और ए ने मुझे थ्रेटन करके ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल रहने के लिए कंसेंट दोनों पार्टीज का बहुत जरूरी है। इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। जो अग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका बेसिस, उसका जो जिस चीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल क्या नहीं होना चाहिए? मतलब वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लार्ज पब्लिक, मतलब पूरे समाज के लिए गलत नहीं होना चाहिए, मतलब नुकसानदायी नहीं होना चाहिए। और एक है वेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजर क्या होता है। वेजर का हिंदी में मतलब है सट्टा लगाना, वो होता है ना। हाँ, तो कैसे समझेंगे हम वेजर को? वेजर एक ऐसी सिचुएशन होता है जहाँ पे दो पार्टीज तय करती हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी, लेकिन किसी एक सर्टेन कंडीशन के होने या ना होने पे। एग्जाम्पल ए और बी है, इसको बहुत जरूरी मतलब बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसके बाद एक इससे ही मिलता जुलता टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। ए और बी है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है। ए कहता है इंडिया जीतेगा, बी कहता है पाकिस्तान जीतेगा। तो अब ये दोनों क्या करते हैं कि इस पे वेजर लगा देते हैं। वेजर मतलब बेट लगा देते हैं, सट्टा खेलने लगते हैं। क्या? ए कहता है अगर इंडिया जीता तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे, 500। और अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल से कि इस कंडीशन में किसी एक इवेंट के होने या न होने पे एक काम करना या न करने का निश्चय किया गया है। सो पढ़ रहे थे वेजर। तो इन इजी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि वेजर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर one person
promises to pay the money to another person on happening of a event, and another person promises to pay money to the first person on not happening of a event. For example, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, वही एग्जाम्पल हम लेंगे, तो ऑन वन पर्सन विल पे द अमाउंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, हम ले लेते हैं इंडिया की इवेंट, तो अगर इंडिया जीता तो ये पैसे देगा ऑन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, और अगर इंडिया हारा, इंडिया नहीं जीता, तो ये पर्सन पेमेंट देगा। तो वेजर हमारी कंट्री में अनलॉफुल है और वेजर करना एक इलीगल काम है। वेजर के बाद आता है हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या इसको कहते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को और वेजर को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन वेजर इलीगल है जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट लीगल है हमारे कंट्री में। तो क्या होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पहले एग्जांपल से समझा लेते हैं। ए और बी हैं, बी के पास एक घर है जिसपे कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, अगेन बी एंड सी केस। हाँ, बी के पास एक घर है जिसपे अभी पेंडिंग केस है कोर्ट में। तो बी क्या कहता है ए से कि अगर मैं ये केस जीत जाऊंगा तो मैं तुमको अपना घर बेच दूंगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक कंडीशन बन जाती है कि अगर बी केस जीतता है तो वो घर बेचेगा ए को, और अगर वो केस नहीं जीतता तो घर नहीं बेचेगा। तो इन इजी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग ऑन हैपनिंग और ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंडेंट है इस केस पे। अगर ये केस केस का रिजल्ट बी के फेवर में आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर ये केस का जो जजमेंट है वो बी के अगेंस्ट आता है, फेवर में नहीं आता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं होगा। तो ये था हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम के लिए पढ़नी चाहिए वो है वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी का जो 2 टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और भी बाकी वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।